नमस्कार, वक्त इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं धारा 370 पर। धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है और इस धारा 370 के हटने के बाद जो बिना धारा 170 के जम्मू कश्मीर है उसमें हमने पिछले 1 साल के भीतर क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इस पर हम एक बड़ी चर्चा जो है पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। और आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत। सर, 1 साल आज पूरा हो गया धारा 370 को जब पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया था माननीय अमित शाह जी की तरफ से। 1 साल बिना जम्मू कश्मीर के, अगर आप आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं इन चीज़ों का, तो क्या कुछ हम लोगों ने प्राप्त किया धारा 370 के हटने के बाद और क्या कुछ हमने गंवाया भी है इसके हटने से? रमन जी, 1 साल कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम समय है। लेकिन जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को जो हमारा मूलभूत जो हमारा ढांचा था जम्मू कश्मीर का, उसमें एक बदलाव लाया गया है। मैं मानता हूं कि 1950 का एक ऐतिहासिक दिन था अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, जब हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने स्वीकार किया और हमारा संविधान जो है लागू हुआ। लेकिन उसमें जो कुछ गड़बड़ियां थी, उसमें जो विकृतियां थी, जहाँ कहना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जी की आपस की जो मित्रता के कारण जो इस प्रकार की बातें लाई गई जिसमें एक देश में दूसरा देश को क्रिएट किया गया और अलग प्रधान अलग निशान दिया गया, जिससे कि आज का उग्रवाद, आज का जो है अलगाववाद और लगातार लाखों लोगों की जो खून बहा है, जिसमें साधारण लोग भी हैं, हमारे सैनिक हैं और जिसमें हमारे जो है पुलिस के लोग हैं, उसमें उस संघर्ष में मारे गए हैं। ये उसका आधार था। तो इसलिए 1950 जिस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण था संवैधानिक तौर पर, 5 अगस्त 2019 जो है उतना ही महत्वपूर्ण था, जबकि भारत जो है जम्मू कश्मीर को मिला के एक भारत है। जब हम एक भारत एक जन की बात करते हैं तो संवैधानिक तौर पर जो आज हुआ है उसकी ये सालगिरह है। साइकोलॉजी का जो मैसेज गया है सबसे बड़ी है कि एक मनोवैज्ञानिक जो मैसेज गया, पहले क्यों गया, मैंने उग्रवाद की बात की, अलगाववाद की बात की, उसके लिए जो है एक माहौल तैयार किया गया था। ये मौका देता था अलगाववादियों को, ये मौका देता था पाकिस्तान को, ये मौका देता था हमारे जो सॉफ्ट जो है सेपरेटिस्ट थे, जो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपने पीडीपी है, इस प्रकार के लोग थे जो कि इसके गांव में जो जिस प्रकार से उन्होंने सल्तनत चला रहे थे इधर। और आज जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर के संविधान को देखें जो निरस्त हो गया है, उसमें मध्यकालीन जो कानून लागू थे, वक्फ का कानून था, जहां पर जो है पीआरसी था, जहां की बेटी अगर बाहर शादी हो जाती थी उसके सारे हक मार दिए जाते थे, जहां पर ऐसे लोग थे जैसे वाल्मीकि थे, हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, जिस प्रकार से हमारे जो है गुरखाज थे, ऐसे असंख्य लोग थे, कई लोग थे जो वहां आके जहां पर काम करते थे, 3 पीढ़ियों से थे, लेकिन उनको जहां कोई अधिकार नहीं थे, वंचित थे वो लोग। तो इतना बड़ा जो है भेदभाव हो रहा था। वो भेदभाव कौन देता था? यह का संविधान देता था। उस संविधान को उस वक्त स्वीकार किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस ने और शेख अब्दुल्ला ने। आज वो निरस्त हुआ है, समाप्त हुआ है। जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर था वो टूटा है। आज साइकोलॉजिकली जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनमें कहूंगा मैं इंक्लूडिंग जो है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट और जो सेपरेटिस्ट हैं, आज आपने देखा कई लोग जेलों के बाहर हैं, आए हैं, लेकिन आज उन्होंने एक भी बात बोली नहीं है। उनको भी रियलाइज हुआ है कि नहीं, अभी इसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। और आप देखेंगे पाकिस्तान का जो षड्यंत्र है उसको बहुत बड़ा जो है धचका मिला है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिस प्रकार से चीजों को बनाता था आगे नहीं बढ़ा पाया था। अगर वो कोशिश भी करेगा तो यहाँ के लोग मानेंगे नहीं, कश्मीरी जो है नौजवान है वो मानेगा नहीं, उसको कहेगा कि आज तो भारत जो है पूरे कानून यहाँ पर लागू होते हैं, तो कोई स्पेशल नहीं है, सारे भारतीय हैं, सभी बराबर है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बौद्ध जो है सारे एक हैं, इस प्रकार का, और सारे प्रदेश एक हैं, सारे क्षेत्र एक हैं, इस प्रकार का मैसेज जो है 5 अगस्त देता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जम्मू कश्मीर, खासतौर जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो एक पुरानी मांग थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी ये मांग नहीं की कि स्टेटहुड भी छीन लिया जाए। ये एक बड़ा धक्का लगा है कि
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना उसमें हमारा स्टेटहुड भी छीन गया। देखिए, आप देखें कि 72 साल में जो यहाँ का स्टेट था, स्टेट को भी एक स्पेशल जो है वो अधिकार दिए गए थे, और उस अधिकारों को जो कानून, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें उसको मिसयूज किया गया। मिसयूज किया गया। जो पार्टियां यहाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग थे, इन्होंने इसको मिसयूज किया, और जो माहौल बना जिसमें क्षेत्रीय भेदभाव, जो व्यक्ति गरीबों से, आम लोगों से भेदभाव, और जिस प्रकार से अलगाववाद और उग्रवाद को जो उसके लिए एक माहौल बनाना, ये था। तो ये सारी बातें थी। तो मैं कहता हूं कि वो चीजें आज समाप्त हुई है, आज समाप्त हुई है। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में अभी जो हमारी गाड़ी है, कहने के जो ठीक पटरी पर आ गई है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये सारा ठीक होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ये मानती है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है और यूटी कर जो स्टेट को डिग्रेड किया गया है, वो सही हुआ है क्या? नहीं, सही इस माने में हुआ है कि यूटी क्यों क्रिएट किया गया। यूटी इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि मैं उग्रवाद की जब बात करता हूँ, अलगाववाद की बात करता हूँ, क्योंकि हम सरकार में थे, हमने देखा होम मिनिस्ट्री हमेशा कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था या उसके पास रहता था, होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ प्रॉक्सी वार चल रहा था। प्रॉक्सी वार में पुलिस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। आर्मी जो है वो जो काम करती है, सुरक्षा बल जो काम करते हैं, वो पुलिस के नेतृत्व में। बॉर्डर पर तो आर्मी है, लेकिन इंटीरियर जो है वहां पर जो कानून कहता है कि पावर्स किसके पास रहती हैं, पुलिस के पास रहती हैं, मुख्यतः पावर उसके पास रहती है। आपको कहने होता क्या था कि यूनिफाइड कमांड में हम देखा, हमारे जो लोग वहां रहते थे, पॉलिटिकल लोग रहते थे, जो उसको कमांड करते थे, जो उसके यहाँ बैठे थे, चेयर करते थे, एक बात होती थी। लेकिन बाद में जाके यही हमारे जो अलायंस पार्टनर थे, उन्होंने एसएसपी को फोन करना, एसएचओ को फोन करना, पुलिस जो आर्मी के ऊपर जो है वो केस करवाना, लोगों को जो है पुलिस वालों के जो काम करते थे उनको प्रताड़ित करना, ये होता था। फ्री हैंड नहीं मिल पाता, फ्री हैंड नहीं था, फ्री हैंड नहीं था, मिसयूज होता था। फ्री हैंड तो अलग बात है, फ्री हैंड होना एक बात है, उसके बाद उसके बावजूद भी उनको प्रेशर आता था, पत्थरबाजों को छोड़ दो, उग्रवादी को मत पकड़ो, ये करो वो करो, जिसके कारण जो प्रॉक्सी वार है उसके खिलाफ जो लड़ाई कमजोर हो रही थी। आज जितने भी पावर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास है, केंद्र के पास है। आप देखेंगे जैसे अभी पीछे आपने जो है वो खबर में आपने नहीं दी होगी कि आज जो श्रीनगर जिला है वो इसके टेररिस्ट का माइनस हो गया है, टेररिस्ट माइनस हो गया था। तो ये जो सारी बातें हैं ये इसके कारण है। उसके लिए जो है यूटी लाना जरूरी था। और जैसे एक दिया गया आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने कि जब हालात ठीक होंगे स्टेटहुड द्वारा मिलेगी, तो इससे जो उसको डाउनग्रेड किया गया इस तरह से नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें पीछे रही हैं उनका राजनीतिक जो कहीं ना कहीं एक झुकाव जो है वो अलगाववादी और आतंकवादियों के प्रति जो है वो वहां रहता था, बिल्कुल, जिसके चलते ही ये सब यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। हमने देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है। अभी फौजी है बेचारा जो लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर की लड़ाई आसान है, ये प्रॉक्सी बहुत मुश्किल है। अब लोगों के में बीच में छुपे हुए दुश्मन से लड़ रहे हैं, और उनकी कोशिश रहती थी कि गोली चले, आम आदमी मरे या उग्रवादी मरे, तो इस प्रकार का उसको माहौल देना, उसको माहौल को जो है इश्तियाल देना। और फिर पॉलिटिकल लोग जो थे, क्योंकि ये लोग वो थे जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही थी, और उनके अपने रिश्तेदार भी थे, कई प्रकार के लोग थे, क्योंकि इनके पॉलिटिकल पार्टी पावर से आने से पहले भी ये आपको पता है कि किस तरीके का इनका रोल रहा है। तो ये सारा उसके कारण था। और आज अभी किसी को जो वो नहीं है, मतलब है किसी के वो हिम्मत नहीं है। आज पावर जो है, आज हमारा एसएसपी, आज हमारा एसएचओ, चाहे आप देखें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, कश्मीर के जो नौजवान जो है वो भी करवा नहीं दे रहा है। पहले वो डरता था, जब फिर वो प्रभाव में आता था, आज वो कोई नहीं आ रहा है। आज जो है उनको सीधे उनको पूरा है कि नहीं, जो है उग्रवादी है जीरो टॉलरेंस, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस, सेपरेटिज्म पर, अलगाववाद पर जीरो टॉलरेंस। ये जो मैसेज गया है इससे काफी जो है मैं कहता हूं कश्मीर का भला हुआ है। आज नौजवान को लगता था कि मैं गन लेके जाऊंगा, गन चलाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, इस प्रकार की बात थी। आज उसको लगता है कि नहीं, गन उठाऊंगा तो मैं पनिश किया जाऊंगा, मेरे साथी को मार दिया गया है, तो इसलिए आने वाले वक्त में और उसको जेल में डाल दिया गया है, उनमें हिम्मत नहीं हो रही। ये कोई जो साइकोलॉजिकल मैसेज है, और सारे जो शक्तियां हैं सारी वो किसके हाथ में आई हैं, केंद्र के हाथ में आई हैं।
और जिसके कारण जो है ये हम करने में कामयाब हुए। देखो, आपका एक बहुत पुराना एक चुनावी मुद्दा भी था कि धारा 370 को हम हटाएंगे, जब भी हम अपनी सरकार में सत्ता में वापस आएंगे तो हम इसको हटाएंगे। तो अब जिस तरह से विपक्ष जो है, पहले तो धारा 370 को हटाने को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा था कि जिस तरीके से हटाया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर विश्वास था केंद्र सरकार पर, वो पूरा नहीं किया केंद्र सरकार ने, और बिना विश्वास में लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को इसे एक गवर्नर रूल के अंदर जो है वो हटा दिया गया। उस पर जो है जिस तरह से अभी विपक्ष हावी हो रहा है और राजनीति कर रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए रमन जी, विपक्ष जो है डेस्परेट है, कोई मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसमें जो सुप्रीम है वो पार्लियामेंट है, जो सॉवरेन है। उस पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे 6 के 6 नुमाइंदे थे, चुने हुए थे, यहाँ के राज्यसभा के लोग थे। उस पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई है, लोअर हाउस में, लोकसभा में भी हुई और राज्यसभा में भी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का छोड़ के, और ये माना जाता है, वो कहा जाता है कि ये जो वो जानबूझ के नहीं गए थे, सभी नुमाइंदे वहां मौजूद थे, कांग्रेस के लोग थे। गुलाम नबी आजाद को आपने देखा होगा किस प्रकार से चला चला के कह रहे थे। बाकी लोग कई जो है पीडीपी के लोगों ने तो कपड़े फाड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी, पूरी रखी। एक तो बात ये समझना चाहिए, फिर पूछा नहीं गया, तो ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की बात है। लोग गुमराह नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से ये मुद्दा हमारे एजेंडे पर था, और हम जो है कहते कि इसको हटाएंगे, जब हम पावर में आएंगे तो हम हटाएंगे। उस पर चर्चा होती थी, चुनावों में चर्चा होती थी। तो जब हम चुनाव हारते थे तो विपक्ष क्या कहता था? वो कहता था देखो 370 का मुद्दा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये चीज मुद्दा कॉमन सिविल कोड रिजेक्ट कर दिया, वो बात करते थे। ठीक है, तब तो ये कहते थे भी चर्चा हो रही है और लोग आपकी बात नहीं मान रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमें जो है वो मैंडेट दिया, हम जीत के आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आए, तब हमने पार्लियामेंट में उसके बावजूद डिस्कस करने के बाद इसको किया, तो लोग कहते हैं हमें पूछा नहीं। तो ये कौन सी बात है? मतलब एक व्यवस्था रहती है, हर व्यवस्था का, और हमेशा 100% तो कंसेंसस होता नहीं है। लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी का होता है, और यहाँ पर तो जो है बहुत मार्जिन से जो है ये सारे जो है एक्ट्स पास हुए और जिसको लागू किया गया है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं ये इनको पूछा नहीं गया, और क्या पब्लिक जलसों में जो है इसका फैसला होगा? ठीक है सर, आपकी बात समझ के, लेकिन धारा 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जिसमें जो विपक्ष के नेता थे, खासतौर पर कश्मीर घाटी के जो लोग थे, उनको नजरबंद किया गया, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी थी। अब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तो बाहर आ चुके, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अभी भी अंदर रखा गया है। एक महिला से इतना डर क्यों है आखिरकार? देखिए, जिस कारण से फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब बाहर आए हैं, उसी कारण से महबूबा जी अंदर हैं। वो बाहर क्यों आए? कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यही व्यवस्था है जिसके साथ चलना पड़ेगा। 370 गया है मतलब गया है, आर्टिकल 35A गया है मतलब गया है। तो ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था हमारी संसद ने बनाई है, पार्लियामेंट ने बनाई है, यानी कि जो सॉवरेन बॉडी है उसने बनाई है, इसके साथ रहना पड़ेगा। तो उन्होंने इसके साथ रिकंसाइल कर लिया। शायद महबूबा जी इसके साथ रिकंसाइल अभी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए जेल में है। जिस दिन वो कर जाएंगी तो वो भी जो है, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 1 अगस्त 2019 को उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मिलते हैं। 5 अगस्त को धारा 370 को खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है, वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अंदर ही रहती। कहीं एनसी और बीजेपी के बीच में फिक्स मैच तो नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, वो जो गए थे मिलने के लिए तो उनको लग रहा था कुछ होने वाला है, पूरे देश का होगा तो होगा, पर क्या होगा हमें भी लगता नहीं था भी इतना सब कुछ हो जाएगा। तो तभी तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो हो गया। तो वो अपनी जो है उसी बात को रखने के लिए गए होंगे, लेकिन अंदर की बात क्या है वो पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग विरोध करते थे, इसलिए उनको जेल के अंदर जाना पड़ा। अभी वो विरोध नहीं कर रहे हैं, आने वाले अब जो है वो आके इस पर मुद्दों को पर नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि देश इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, केंद्र इसको स्वीकार नहीं करेगा, किसी को ये जो है इजाजत नहीं होगी। अब फिर से लोगों को भड़काएं
और लोगों को यहाँ पर जो है उग्रवाद को जो है प्रोत्साहित करें या आम लोगों में वायलेंस जो है उसको प्रोत्साहित करें, कोई स्वीकार नहीं करेगा। चलते चलते सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कहा गया था धारा 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा है। बाप बेटी या बाप बेटे की जो सरकार होती है जम्मू कश्मीर में, वहीं तक पैसा जो केंद्र सरकार से आता है वो सीमित रहकर वहीं रह जाता है। एक ग्राउंड से जुड़े हुए जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है उस तक नहीं पहुंच पाता है, ना कोई सुविधा मिल पाती है। अब धारा 370 को खत्म किए हुए 1 साल का समय बीत चुका है, क्या लगता है कि विकास के कितने कार्य जो हैं वो आगे बढ़े हैं और लोगों को इंसाफ कहां तक मिला है अभी तक? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब है कि यहाँ पर कानूनी व्यवस्था को बदलना है, यहाँ के माइंडसेट को बदलना है, उग्रवाद से लड़ाई करनी है, वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। साथ साथ विकास भी करना है। वो विकास करने के लिए जो एक ठीक जो है आधार बन चुका है, लेकिन कोविड-19 आने के कारण जो है 5-6 महीने हमारे ऐसे निकल गए हैं। और साथ साथ आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हिमाचल पंजाब के साथ जब था तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार का जब हटा कितना प्रोग्रेस उसने किया, उत्तराखंड ने कैसे प्रोग्रेस किया। ऐसे जम्मू कश्मीर में जो है अगर बहुत सारे प्रदेश जो है पिछले नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, जो पिछड़े हुए आप मध्य प्रदेश देख लीजिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद केंद्र में और प्रदेशों में कितना विकास हुआ है। यहाँ पर तो अभी शुरुआत हुई है और जब जो माहौल बन चुका है, कानूनी माहौल बना है, बाकी जो है लोगों का माइंडसेट जैसे मैंने कहा बदलाव है, आने वाले वक्त में जो है यहाँ के लैंड लॉज बदले हैं, यहाँ का पूरी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगा, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, आने वाले टाइम में विकास बिल्कुल, यहाँ टूरिज्म कश्मीर को भी फायदा होगा। उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगने का मतलब है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएगा और जो टूरिस्ट हमारा हिमाचल की तरफ जा रहा था, बाकी तरफ जाएगा, वो कश्मीर की तरफ मुड़ के आएगा, जम्मू की तरफ मुड़ के आएगा। तो उसके कारण उसके लिए एक माहौल बना है। आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को खूब फायदा हो। विपक्ष का एक ये भी आरोप है कि क्लियरिटी नहीं है, जो बीजेपी अपनी डिसीजन ले रही है उसमें क्लियरिटी नहीं, क्योंकि धारा 370 को हटाया गया। उस वक्त ये ऐलान किया गया कि देश का कोई भी बाशिंदा हो अब जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है, राजनीति कर सकता है। उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तो डोमिसाइल लाया गया, डोमिसाइल को भी बाद में अमेंड किया गया। तो क्लियरिटी क्यों नहीं बना पा रही है केंद्र सरकार की, आखिरकार करना क्या है? देखिए, अगर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें अगर क्लैरिटी आप देखें, कांग्रेस की क्या क्लैरिटी है? कभी कोई क्लैरिटी रही नहीं। रूल करना है, वही उनकी कुर्सी ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट थे, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, आज कहीं नहीं है। एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लैरिटी से काम करती है और इस कारण से आज राम मंदिर का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 370 के 35A की। देखिए, डोमिसाइल जो है स्टेटों में होता है और जो जम्मू कश्मीर में भी आया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं और जो लोग जिनको अधिकार मिलना चाहिए, जो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं या यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको भी अधिकार मिले, वाल्मीकियों को अधिकार मिले, गुरखाज को अधिकार मिले, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को अधिकार मिले। बिल्कुल क्लैरिटी है। ये लोग जो हमें पता है रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना था, कितनी पीडीपी के साथ इनकी दिक्कत आती है, अपोजिशन किस प्रकार से शोर डालता था। यही लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोग जिन्होंने रीसेटलमेंट एक्ट पास किया था। पाकिस्तान में जो लोग चले गए तो उनको वापस बुलाने का व्यवस्था की थी, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रहने की कोई जो अधिकार नहीं थे। यहाँ की बेटियां जो बाहर जाती थी उनके हक मार दिए जाते थे। फिर जब हमने संघर्ष किया और उनको हक मिले तो यहाँ उनके बच्चों को अधिकार जो समाप्त हो गए नहीं देते थे, आज वो सारा क्लियर हो गया है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो है ये इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या चाहिए। अरे भाई, समय थोड़ा दीजिए ना। अब देख लीजिए, जब तक मोदी जी का ये टेन्योर आने वाले वक्त में आएंगे तो आप देखेंगे पूरा ठीक सब कुछ ठीक ठाक। अमित शाह जी ने जब प्रस्ताव ये रखा था संसद भवन में, तब उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड जो छीनी जा रही है वो भी एक टेम्परेरी है, जल्दी वापस करेंगे। अब जो संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि स्टेटहुड आपको जल्द मिल जाए, तो क्या आप आज बीजेपी की तरफ से ये वादा करेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन होगा वो हम स्टेटहुड के अंदर ही करेंगे? जैसे मैंने कहा कि यूटी लाने के पीछे कोई एक बैकग्राउंड था। जब वो बैकग्राउंड जो था, जो मजबूरियां थी, वो समाप्त होंगी, स्टेटहुड आएगी, ये पक्का है। ये जो संसद के, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, ये तो माहौल बदलने में जितना समय लगेगा, जितना जल्दी माहौल बदलेगा उतनी जल्दी ये होगा। ठीक है सर, वक्त इंडिया में आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो सिस्टम बना हुआ था, जिस तरह से राजनीतिक एक संरक्षण जो है वो अलगाववाद और आतंकवाद को मिल रहा था, उसे कुचलने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से इस फैसले को लिया गया है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया है। साथ ही साथ विकास की बात है तो अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, हालांकि विकास के कुछ काम की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन विकास की तेजी आने वाले समय में जरूर जो है वो जोर पकड़ेगी। बाकी की खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।